जय हिंद। सुरेंद्र विद्या एजुकेशन चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाएंगे 11th-12th का केमिस्ट्री, जिसमें आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज आरंभ कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक होता है कार्बनिक यौगिक का नामकरण तथा संरचना। कार्बनिक यौगिक का नामकरण तथा संरचना आप जितना अच्छा से सीखेंगे, ऑर्गेनिक उतना ही अच्छा आपको पढ़ने में लगेगा और आसान लगेगा। आपको केवल मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी मुख्य बिंदु को कॉपी में नोट करेंगे और होमवर्क को बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको ऑर्गेनिक आसान लगने लगेगा। कहते हैं सोचने से कहाँ मिलती तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलती तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए चलना ही पड़ता है, मंजिल पाने के लिए चलना ही पड़ता है। यदि आपको ऑर्गेनिक आसान बनाना है तो मेरे साथ 15 दिन चलिए, आपको ऑर्गेनिक मैथ जैसा लगने लगेगा। देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक यौगिक का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक का नामकरण दो पद्धति से होता है। एक साधारण पद्धति जिसको कॉमन सिस्टम या ट्रेवल सिस्टम कहा जाता है। दूसरा आता है IUPAC पद्धति, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आपको 2-3 बार इसको बोलना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, क्योंकि कभी कभी ये आपको कोई फ्रेंड या टीचर पूछ लेगा। बस यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। साधारण पद्धति, कॉमन सिस्टम। साधारण पद्धति में कार्बनिक यौगिक का नामकरण उसके उत्पत्ति, उसके आविष्कारक के नाम, उत्पत्ति स्रोत, उत्पत्ति स्थान के नाम पर आधारित होने के कारण बहुत सारे मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण सन 1930 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वैज्ञानिकों का सम्मेलन हुआ और नामकरण के लिए IUPAC पद्धति को अपनाया गया। प्रारंभ में साधारण पद्धति में नामकरण हुआ करता था, लेकिन बहुत सारा मुश्किल का सामना करना पड़ने लगा, जिसके कारण 1930 ईस्वी से IUPAC पद्धति को अपनाया गया। IUPAC पद्धति में मुख्य 2 भाग होते हैं, एक होता है पूर्व लग्न, दूसरा अनुलग्न। यहाँ लिखा IUPAC पद्धति में कार्बनिक यौगिक के नाम के 2 भाग होते हैं, पूर्व लग्न और अनुलग्न। पूर्व लग्न क्या करता है? कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है, जबकि अनुलग्न क्या करता है? क्रियाशील समूह को प्रदर्शित करता है। तो इसमें यहाँ पे 1, 2, 3 पूर्व लग्न के रूप में 3 कार्बन यहाँ प्रदर्शित किया, लेकिन अनुलग्न के रूप में ये क्रियाशील समूह एल्कोहल को प्रदर्शित किया। चलते हैं आगे, देखते हैं पूर्व लग्न के रूप में कार्बन की संख्या का नाम। पूर्व लग्न के रूप में कार्बन की संख्या, उसका नाम। पूर्व लग्न के रूप में कार्बन की संख्या और उसका नाम याद रखना है, और नामकरण के में प्रयुक्त प्रतिस्थापी समूह तथा उसका नाम याद रखना है। आपको IUPAC पद्धति में ये दोनों बार बार आपको आते रहेगा, इसलिए दोनों को याद रखना है। कैसे देखेंगे? C1 रहे तो मीथ, C2 रहे तो ईथ, C3 रहे तो प्रोप, C4 रहे तो ब्यूट, C5 रहे तो पेंट, C6 रहे तो हेक्स, C7 तो हेप, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेक, C11 अनडेक, C12 डोडेक, C13 ट्राइडेक। आपको 1 से 13 तक ही प्रयुक्त में आता है, यही प्रयोग होगा बार बार, आपको 13 तक ही याद रखना है, इससे आगे आपको नहीं रखना है। Br को IUPAC नाम में बोलेंगे ब्रोमो, क्लोरीन को बोलेंगे क्लोरो, F को बोलेंगे फ्लोरो, I को आयोडो, NO2 को नाइट्रो, CH3 को मिथाइल, C2H5 को इथाइल। इसी तरह को साधारण पद्धति में ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, नाइट्राइड, मिथाइल ही होगा, CH3 को, और C2H5 को इथाइल पढ़ेंगे। आपको 2 बार इसको पढ़ना है और कॉपी में नोट करना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रियाशील समूह का नाम, उसको पहचाने, कैसे पहचानेंगे क्रियाशील समूह को, और एक एक करके उसका नामकरण पढ़ेंगे। देखते हैं यहाँ पे आप क्रियाशील समूह, फंक्शनल ग्रुप। क्रियाशील समूह में आप लोगों को थोड़ा सा लिख लेना है इसका परिभाषा। वैसे तत्व या तत्वों के समूह जो क्रियाशीलता के गुणधर्म के बारे में जानकारी प्रदान करता है, उसे क्रियाशील समूह कहते हैं। वैसे तत्व या तत्वों के समूह जो यौगिक के
गुणधर्म के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं उसे क्रियाशील समूह कहते हैं। क्रियाशील समूह निम्न हो सकते हैं। उसके बाद आप लोग ये टेबल बनाइएगा, क्रियाशील समूह यौगिक के प्रकार, नामकरण और उदाहरण। आपको इसमें क्या सीखना है कि इस तरह से यौगिक का संरचना दिया हुआ रहेगा, इससे आपको पहचानना है कि कौन सा यौगिक है, उसका क्रियाशील समूह क्या है। जैसे मतलब कार्बन कार्बन के बाद एकल बंध हो तो उसको हम लोग पढ़ेंगे एन, एल्केन। इसमें नामकरण में जुड़ता है ANE से उदाहरण ये हो गया। इसमें यौगिक है लेकिन इसमें क्या है, सब में एकल बंध है, तो एकल बंध देख के हम लोग पहचान जाएंगे क्या है, एल्केन है। तो कार्बन कार्बन के बाद यदि द्विबंध हो तो इसको पढ़ते हैं एल्कीन। इसमें नामकरण में जुड़ता है ENE। उदाहरण के रूप में एक यौगिक है और यौगिक के कार्बन के बीच में देखते हैं द्विबंध है, तो द्विबंध देख के पता करते हैं कि ये कौन सा यौगिक है, एल्कीन है। यदि कार्बन कार्बन के बाद त्रिबंध हो तो एल्काइन कहेंगे, और एल्काइन में नामकरण में जुड़ता है YNE। जैसे यहाँ पे एक यौगिक है और कार्बन के मध्य त्रिबंध है, तो इससे हम लोग देख के पता करेंगे क्या है, एल्काइन क्रियाशील समूह है। इसी तरह से अगर ये एल्काइल समूह है, एल्काइल समूह के रूप में ये R की जगह क्या हो सकता है, कार्बन की संख्या 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ क्या रहेगा, हेलोजन समूह। इसको X को हेलोजन समूह बोलते हैं। हेलोजन समूह के रूप में कौन कौन रह सकता है, ब्रोमीन रह सकता है, फ्लोरीन रह सकता है, क्लोरीन रह सकता है, आयोडीन रह सकता है। इसको हम लोग बोलेंगे हैलाइड। तो ये हैलाइड यौगिक है और इसमें नाम जुड़ता है हेलो। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 कार्बन है, इसमें क्या लग गया है, हेलोजन समूह Br है, यहाँ पे Cl भी हो सकता है, और इसमें चारों में से कोई भी हो सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे हैलाइड ग्रुप। ये है ROH। OH अगर हम लोग किसी यौगिक में देखते हैं तो उसको बोलेंगे एल्कोहल, और इसके नामकरण में जुड़ता है OH। जैसे एक यौगिक है और इसमें लिखा हुआ है OH, तो OH देख के हम लोग पता करेंगे कौन सा क्रियाशील समूह है, एल्कोहल है, तो नामकरण में क्या जोड़ेंगे उसका, OL। उसी तरह से RC+H रहे तो इसको बोलेंगे एल्डिहाइड, और नामकरण में इसका जुड़ेगा AL। जैसे एक यौगिक है, इसमें देखते हैं C+H है, तो इसको हम देख के पहचान लेंगे क्या है, एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड में नामकरण में क्या पढ़े हैं कि AL लगता है। उसी तरह से ये RC+OH है, तो इसको हम देख के बोलेंगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में कहाँ क्या जुड़ता है, तो इक एसिड साथ रहेगा लेकिन इसके साथ O आ जाएगा, तो जाएगा ओइक एसिड। ये उदाहरण के रूप में 3 कार्बन 4 कार्बन भी ले सकते हैं, लेकिन अंत में क्या होगा, C+OH। तो इस तरह का कितना भी बड़ा कार्बन यौगिक हो सकता है, लेकिन अंत में इस तरह का यौगिक हम देख के पहचानेंगे कि C+OH है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि केवल H रहे तो एल्डिहाइड होगा, लेकिन H के साथ OH लगा रहे तो क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी तरह से RC+R' यानी बीच में C+O रहे तो उसको हम कीटोन पढ़ेंगे, और उसके नामकरण में क्या जुटेगा, ONE। जैसे एक कार्बनिक यौगिक है और बीच में क्या है, C+O, तो इसको हम देख के क्या पहचानेंगे, ये कीटोन ग्रुप का है। उसी तरह से RC+OR', तो इसको बोलेंगे ईस्टर। ईस्टर में क्या जुटता है, OAP। जैसे यहाँ पे कार्बनिक यौगिक है और C+ORCH3 है, इसमें कार्बन अधिक भी हो सकता है, हम छोटा कार्बन को लिए हैं, तो ये इसको हम लोग देख के पहचान जाएंगे क्या है, ईस्टर है। उसी तरह RC+Cl, तो यहाँ पे देखिए H के जगह क्या लगा हुआ है, Cl, तो ये एसिड क्लोराइड हो गया। यदि यहाँ H रहता, यहाँ पे H रहता तो एल्डिहाइड होता, लेकिन यहाँ पे H के जगह Cl है तो क्या हो गया, एसिड क्लोराइड। नामकरण में क्या रहेगा, OYl क्लोराइड। जैसे यहाँ पे एक कार्बनिक यौगिक लिए हैं, आज अंत में क्या देखते हैं, C+Cl है, तो इसको हम देख के क्या पहचानेंगे, ये एसिड क्लोराइड। उसी तरह NH2 Cl के जगह NH2 जब लगा रहे हैं तो एसिड एमाइड हो जाएगा, और इसमें क्या लगेगा, नामकरण में AMID लगेगा, और ये कार्बनिक यौगिक है। अगर इसको हम इस तरह से देखेंगे तो क्या देखेंगे, C+NH2 है, तो ये किसका है, एमाइड है। आगे हम इसको पढ़ेंगे, 15 या 17 हो जाएगा, देखते हैं कितना तक होता है। 15 की मैक्सिमम हम लोग को याद रखना है, इसी से आपका सभी पकड़ में आ जाएगा, सभी नामकरण। देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर में है ROR'। ROR' रहे तो ईथर होगा, और ईथर में नामकरण जुड़ता है OXY, ऑक्सी। जैसे उदाहरण के रूप में एक यौगिक है और बीच में क्या है, O है, दोनों तरफ क्या है, एल्काइल समूह, तो बीच में O है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा यौगिक है, ईथर। उसी तरह RNH2
तो इसको बोलेंगे एमीन। नामकरण में जुटेगा AMINE, एमीन। जैसे एक कार्बनिक यौगिक है, अंत में क्या है, NH2 है, तो इसको हम NH2 देख के क्या पता लगाएंगे कि ये एमीन है। उसी तरह से CN रहे तो साइनाइड, इसमें नामकरण में जुटेगा नाइट्राइल। जैसे यहाँ पे CN लगा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे साइनाइड। अगर CN है तो साइनाइड, अगर N पहले आ जाए NC तो आइसोसाइनाइड या फिर कार्बाइल एमीन, CARBYLAMINE, कार्बाइल एमीन। तो इसको नामकरण में जोड़ेंगे आइसोसाइनाइड। जैसे यहाँ पर CN है लेकिन पहले NC आ गया तो NC हो गया, इसीलिए इसको पढ़ेंगे आइसोसाइनाइड। उसी तरह से SO3H, तो यहाँ पे होगा सल्फोनिक एसिड। उसी तरह से सल्फोनिक एसिड ही इसका नामकरण में जुड़ता है। जैसे यहाँ पे SO3H है, इसको हम लोग क्या जानेंगे, सल्फोनिक एसिड। अब होता क्या है कि एक ही कार्बनिक यौगिक में, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे एक कार्बनिक यौगिक है और इसमें एक से अधिक क्रियाशील समूह उपस्थित, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और अल्कोहल भी है, तो इसका नामकरण जब करेंगे तो किसको हम मूल मानेंगे, यानी सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ यदि एक ही कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक क्रियाशील समूह उपस्थित हो तो क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। सबसे अधिक क्रियाशील क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। उसी तरह सल्फोनिक एसिड होगा, एसिड एनहाइड्राइड होगा, ईस्टर होगा, एसिड हैलाइड होगा, एसिड क्लोराइड होगा। उसके बाद यहाँ पे है साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन, ईथर, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एसिड हैलाइड को हटा देते हैं। ऐसे यहाँ पे है एक यौगिक, अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, अल्कोहल भी है, तो यहाँ से हम लोग गिनती करेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को मूल माने। कहाँ से देखें, यहाँ क्रियाशीलता का क्रम से हम लोग पता लगाएं कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उसके बाद अल्कोहल होगा, तो इसको हम मूल माने और गिनती यहाँ से स्टार्ट किए। जब इसको हम मूल मानेंगे तो इसको प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जाए। उसी तरह से दूसरा कार्बनिक यौगिक एक लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम ले लिए इसको, तो यहाँ पे देखते हैं एल्डिहाइड है और कीटोन है, तो अब हम क्रियाशीलता का क्रम लिखेंगे तो गिनती किधर से करेंगे, क्रियाशील जिधर से अधिक होगा गिनती वहां से करेंगे। तो क्रियाशीलता अगर इसको मानते हैं तो इधर से नजदीक होता, लेकिन हम क्रियाशीलता यहाँ पे देखते हैं एल्डिहाइड है उसके बाद कीटोन है, तो इसलिए गिनती यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी क्रियाशीलता सबसे अधिक किसका होगा, एल्डिहाइड का होगा। तो इस तरह से हम लोग नामकरण आगे सीखेंगे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट एल्केन का नामकरण तथा उसका संरचना पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए पढ़ दिया।